आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दीवान की एपिसोड 16। एक दिन के अवकाश के बाद फिर से आपकी दीवान की आपके सामने है दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रॉब्लम समझी और इंतज़ार किया। तो चलिए फिर देखते हैं क्या चल रहा है दीवान की में। जो चैनल पर नए हैं वो एपिसोड 16 समझने के लिए शुरू के 15 एपिसोड ज़रूर देख लीजिएगा जो चैनल पर प्रसारित है। जाने कितनी मासूम लड़कियों का बच्चों का सौदा किया है, आज वो सब बेनकाब होकर दुनिया के सामने होंगे। युवराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक बात पूछे मिस्टर राठौर, सच सच जवाब देंगे? युवराज के हाथ से कांच के टुकड़े निकालते हुए बोली। पूछिए श्रद्धा। आप कौन है मिस्टर राठौर? क्या मतलब श्रद्धा? मतलब ये कि वो लड़की आपको सर क्यों बोल रही थी? क्यों हर रात सबके सोने के बाद घर से गायब हो जाते हैं? कैसे आपको सब कुछ पता था? कैसे आपने रत्ना के केस के वक्त वो सबूत ढूंढे थे जो कि मिलने नामुमकिन थे? कैसे ढूंढा था आपने हमें जब चरण ने हमें किडनैप किया था? वो एक सांस में बोलती चली गई। आप जान चुकी थी हम रात में बाहर जाते हैं। दूसरे दिन से ही आप हमारे सोने के बाद कुछ देर के लिए कहीं चले जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। आपको गोली लगी थी वो भी इस तरह जैसे आप खुद उस सब में शामिल थे। बताइए ना मिस्टर राठौर, कौन है आप? हम आपको सब बताएंगे, लेकिन वादा कीजिए कि ये बात सिर्फ आपकी और हमारे बीच रहेगी। युवराज ने उसका चेहरा हथेली में भरकर कहा। हम वादा करते हैं मिस्टर राठौर, हम कभी भी किसी से भी कुछ नहीं कहेंगे। वो उनके दोनों हथेली पकड़ते हुए बोली। हम आईपीएस ऑफिसर हैं, डीआईजी ऑफ मुंबई पुलिस युवराज सिंह राठौर, साथ ही संजय भी एसपी है। हम उन केसेस को हैंडल करते हैं जो कभी भी ऊपरी तौर पर हैंडल नहीं किए जा सकते हैं। हम स्पेशल ऑफिसर्स में से एक हैं जो हमेशा दुनिया की नज़रों से अपनी पहचान छुपाकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। युवराज ने कहा तो श्रद्धा तो जैसे होश ही उड़ गए। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई। वो हैरानी और गर्व से मिले जुले भावों से उन्हें देखने लगी। मिस्टर राठौर, आप इतने इतने बड़े ऑफिसर हैं? वो लड़खड़ाती जबान में बोली तो युवराज ने हाँ में सर हिला दिया। वो तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो सब चुपचाप बैठकर सब कुछ सोचने लगी। युवराज ने बालकनी में आकर संजय को फ़ोन किया। कुछ देर रिंग जाने के बाद उसने फ़ोन उठाया तो खातिरदारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। पापा को मिले हर जख्म का बदला लूंगा आज मैं। उसे जिंदा रखना है संजय। कल कोर्ट में चरण की पेशी के साथ उसकी भी पेशी होगी। भल्ला का क्या हाल है? कुछ खास नहीं। बेचारा आईपीएस ऑफिसर मयंक जोशी से मार खा रहा है। आज तो उसे भगवान ही बचाए। जानती हो ना, तुम उसके हाथ जो आया उसका बचना मुश्किल हो जाता है। युवराज ने हंसते हुए कहा तो संजय भी हंसने लगा। दक्ष कहाँ है? वो बेचारा अपने कैबिन में बैठकर पेपर्स पर पेपर साइन कर रहा है। मीडिया उसका इंटरव्यू लेने के पीछे पड़ी है और उन लोगों को जेल की हवा रास नहीं आ रही है। उनसे बोलो कि आदत डाल ले। कम से कम 10 साल की सजा तो होने वाली है इन सबको। सो तो है। अच्छा, मैं रखता हूँ। बहुत दिनों बाद मौका मिला है किसी के ऊपर हाथ साफ करने का। इतना कहकर संजय ने फोन रख दिया। युवराज फोन देखते हुए बोले, पागल है पूरे के पूरे। उन्होंने अर्जुन को फोन लगाया तो उधर से वो बोला, बधाई हो डीआईजी साहब, आज आपका मिशन पूरा हो गया। आज तो पार्टी बनती है। अर्जुन कल की तैयारी कीजिए, हमें कोई लापरवाही नहीं चाहिए। याद रहे कल किसी भी कीमत पर सबको सजा होनी चाहिए। सब तैयार है यार, तू चिंता मत कर। न्यूज़ देखने के बाद अब कोई भी उनमें से किसी का भी केस नहीं लेगा, और लेने को सोची भी तो उनके सामने मैं हूँ और सच हमारे साथ है। जीत हमारी ही होगी। थोड़ी देर में घर आ रहे हैं श्रद्धा के साथ। ठीक है, अर्जुन ने कहा और फ़ोन रख दिया। वो अंदर आए तो श्रद्धा चेंज करके बैठी थी। श्रद्धा चलिए, आपको घर छोड़ दें, उसके बाद हमें काम से जाना है। ठीक है मिस्टर राठौर, उसने कहा। उनके पीछे पीछे नीचे आ गई। दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी युवराज विला की तरफ चल पड़ी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उसने विंडो खोली और अपना सर विंडो से टिका दिया। हल्की हल्की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ती हैं तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और उसकी मुस्कान देखकर किसी के चेहरे पर सुकून बिखर जाता है। युवराज ने उसके चेहरे की तरफ देखकर धीरे से कहा और सामने देखते हुए ड्राइव करने लगे। हर बार आ जाती है ये बारिशें, कभी खुशी की तो कभी गम की, कभी जीत की तो कभी हार की, कभी दर्द की तो कभी मोहब्बत की बन जाती हैं। ये गवाह उस हर पल की जिसमें तू मेरे साथ मेरे पास हो।
थोड़ी देर बाद युवराज गाड़ी विला के सामने रुकी। वो बाहर निकली और युवराज से बोली, जल्दी आइएगा मिस्टर राठौर, ज़्यादा देर मत कीजिएगा। युवराज ने हाँ में सर हिला दिया और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ मोड़ दी। क्या चाहते हो तुम? क्यों किया तुमने ये सब? मेरी तो तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं थी, सिर्फ एक लड़की के लिए मेरे साथ इतना कुछ किया तुमने। प्रदीप ने सामने बैठे युवराज को घूरते हुए पूछा। वो सिर्फ एक लड़की नहीं, जान है हमारी, पहली और आखिरी मोहब्बत है वो। मोहब्बत करते हैं हम उनसे, वो भी तब से जब से तुम्हारे या तुम्हारे उस मनहूस बेटी का साया तक हमसे दूर था। इसका मतलब सिर्फ उस एक लड़की की वजह से तूने आज ये सब कुछ किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने जो किया है वो उन सभी बच्चों के लिए किया जिनकी जिंदगियां तुम बर्बाद करना चाहते थे। हमने जो किया अपने पापा के लिए किया। प्रदीप उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा तो युवराज बोले, विशाल सिंह राठौर, वो पापा थे हमारे, जिनका साया हमारे सर से उठा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इस बेटे की वजह से। युवराज ने गुस्से में एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा। तुम विशाल सिंह राठौर के बेटे हो? प्रदीप ने लड़खड़ाती जबान में पूछा। हाँ, हम उन्हीं के बेटे हैं और अब हम अपने पापा को इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। कहा था ना हमने, दिन गिनने शुरू कर दो प्रदीप राज, कल 30वां दिन है और तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन भी। इतना कहकर वो बाहर आ गए जहां बाकी सब बैठे हुए थे। युवराज भी उनके पास आकर बैठ गए। सारे सबूत तैयार है ना? उन्होंने सवाल किया। हाँ युवी, कल इनकी आज़ादी का आखिरी दिन होगा, संजय ने कहा। वही चाहते हैं हम। सारी पैकिंग हो गई छवि? पवन ने पूछा। छवि जो कि बैग्स पैक कर रही थी वो बोली, हाँ पवन, सब हो गया है। वैसे भी इस घर में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम अपने साथ ले जाना चाहें। वो तो है। आ गए आप, चलिए कुछ खा लीजिए। श्रद्धा जो डाइनिंग टेबल पर बैठी युवराज का इंतजार कर रही थी वो बोली। युवराज बैठते हुए बोले, आपसे आराम करने के लिए कहा था ना हमने, फिर भी आप यहाँ बैठी हैं। वो उनकी प्लेट लगाते हुए बोली, आदत पड़ गई है हमें, फिर आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। युवराज ने प्लेट देखी तो उसमें साबूदाने की खिचड़ी, गाजर का हलवा और साइड में एक प्लेट में फ्रूट्स काट कर रखे हुए थे। वो मुस्कुरा दिए। मिस्टर राठौर, वो सभी लड़कियां कहाँ हैं? उसने सवाल किया। युवराज खाते हुए बोले, जिनका परिवार है उन सबको उनके घर पहुंचा दिया है और कहलवा दिया है कि अगर उनके घर वाले उन्हें ना अपनाए तो वो उड़ान या बाकी किसी भी एनजीओ में आ सकती हैं। हम हमेशा उनके साथ हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, उन्हें एनजीओ पहुंचा दिया है। हम मिल सकती हैं सबसे, क्यों नहीं? वो तो अब सबके साथ ही रहने वाली हैं। नहीं, अभी नहीं मिलना चाहती हैं। वक्त देखिए श्रद्धा, रात के 1 बज रहे हैं, कल सुबह सबसे मिलकर फिर कोर्ट चलेगा। ठीक है, उसने धीरे से कहा और अपनी प्लेट पे रखे फ्रूट्स खाने लगी। पवन, छवि और मेघा के साथ कल नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, युवराज ने बताया। बहुत अच्छी बात है। वैसे भी उस घर ने हम सबको तकलीफ के सिवा कभी कुछ नहीं दिया। उसके बाद दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। इनकी खामोशियां ही इनकी मोहब्बत की गहराइयां बता देती हैं। अगली सुबह सभी कोर्ट के लिए निकल गए और श्रद्धा युवराज के साथ एनजीओ चली गई। वो जब वहां पहुंची तो मुस्कुरा उठी। कल रात आई हुई लड़कियां एनजीओ के बच्चों के साथ वहीं बाहर गार्डन में खेल रही थी। वो जाकर सबसे मिली। सभी ने उसे देखकर खुशी से गले लगा लिया। सबने कुछ देर बातें की। उसके बाद वो युवराज के साथ कोर्ट के लिए निकल गई। कल रेड में पकड़े गए सभी लोगों को कोर्ट लाया गया था और वहाँ मीडिया का हुजूम उनकी इज्जत उतार रहा था। एक एक का कच्चा चिट्ठा उन्होंने लोगों के सामने खोल कर रख दिया था, जिसके कारण लोगों की भी भीड़ उमड़ी थी जो उन सबके लिए सज़ा की मांग कर रहे थे। प्राइवेट लॉयर्स ने केस को लेने से मना कर दिया था, जिसकी 2 वजह थी। पहला, ये हारा हुआ केस था और दूसरा, इस केस को अर्जुन लड़ रहा था। सभी आकर अपनी अपनी जगह पर बैठे। पहले चरण के केस की सुनवाई होने वाली थी। जज साहब ने आने पर सभी अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। वो आकर अपनी जगह पर बैठे। उनके बैठते ही सभी वापस बैठ गए। शिप्रा अपनी जगह से खड़ी हुई चरण कटघरे में खड़ा था। कटी हुई दाढ़ी और बाल, लाल आंखें, बेहद डरावना लग रहा था। अपने आंखों में अंगारे लिए वो श्रद्धा को घूरे जा रहा था। विपक्षी वकील कहाँ है? जज साहब ने सवाल किया। योर ऑनर, विपक्षी वकील एडवोकेट भल्ला इस वक्त अपने केस का नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। कल पुलिस ने उन्हें ड्रग्स स्मगलिंग और लड़कियों की तस्करी के जुर्म में पकड़ा है। शिप्रा ने पूरी शालीनता से जवाब दिया। बिना वकील के हम कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते। जज साहब ने इतना कहा ही था कि वहां बैठे एडवोकेट चौहान, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, वो खड़े होकर बोली, योर ऑनर, मैं इस केस को चरण की तरफ से कोर्ट में पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। उन्होंने इजाज़त मांगी तो जज साहब ने इजाज़त दे दी। वो आकर शिप्रा के बगल में खड़े हो गए। आप ये केस हार जाएंगे सर, शिप्रा उनसे बोली।
जानता हूँ बेटा, लेकिन मैं इस केस को और खींचने नहीं देना चाहता। क्यों सर? आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। क्या मतलब सर? मतलब इतना समझ लो बेटा कि कल रेड ने मुझे मेरी बेटी लौटा दी और मैं नहीं चाहता कि इनके जैसे लोग बाहर खुली हवा में सांस लें। उन्हें मुस्कुराकर कहा तो शिप्रा सम्मान भरी नजरों से उनकी तरफ देखने लगी। उन दोनों को आपस में बात करता देख पीछे बैठे युवराज मुस्कुरा दिए। उन्होंने ही एडवोकेट चौहान से उनकी मदद करने के लिए कहा था। योर ऑनर, मैं आज अदालत के सामने ऐसे सबूत और गवाह पेश करने जा रही हूँ जिनसे ये केस बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा, शिप्रा ने जोश भरी आवाज में कहा। सबसे पहले मैं श्रद्धा की शादी के गवाहों में से एक चरण राज के बड़े भाई पवन राज को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है, जज साहब ने कहा। पवन को कटघरे में बुलाया गया और शिप्रा ने सवाल किया, मिस्टर पवन, क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि चरण राज की पहली पत्नी कौन है और उनकी शादी कब हुई थी? जी योर ऑनर, मेरे भाई चरण की शादी आज से 13 साल पहले श्रद्धा के साथ हुई थी। क्या आप उस वक्त वहां मौजूद थे? शिप्रा ने सवाल किया। जी, पवन ने जवाब दिया। अब आप जा सकते हैं, शिप्रा ने कहा। एनी क्रॉस क्वेश्चन मिस्टर चौहान? जज साहब ने पूछा। नो योर ऑनर, एडवोकेट चौहान ने कहा और अपनी जगह पर बैठ गए। शिप्रा ने उस डॉक्टर को बुलवाया जिसने श्रद्धा का टेस्ट किया था। उसने अदालत को बताया कि चरण ने उसे फोर्स किया था श्रद्धा का टेस्ट करने के लिए। एडवोकेट चौहान तो बस देखने के लिए वहां बैठे थे। उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किए। छवि ने उसके खिलाफ गवाही दी तो वो श्रद्धा के साथ अक्सर मारपीट करता था। पुलिस ने शिप्रा के पेरेंट्स की मौत की इन्वेस्टिगेशन करके पहले ही रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। साथ ही श्रद्धा की मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर की गवाही ने साबित कर दिया था कि चरण ने 3 लोगों की जान दी है। हर किसी की गवाही चरण के खिलाफ ही थी। यहाँ तक कि मेघा ने भी उसके खिलाफ ही गवाही दी। एक के बाद एक सबूत और गवाह पेश होते गए। काकी ने वो सब कुछ अदालत में बताया जो चरण ने शिप्रा के साथ किया था। श्रद्धा ने भी अपनी आप बीती एक बार फिर अदालत के सामने रखी। उसकी आप बीती सुनकर कोर्ट में मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी दलीलों को सुनने के बाद जज साहब फैसला करने जा रहे थे कि उनके पास एक फाइल और लेटर आया। उसे पढ़ने के बाद उन्होंने केस नंबर 1036 की सुनवाई करने का आदेश दिया। ये केस डिपार्टमेंट ने उन लोगों के खिलाफ किया था जो कल रात पकड़े गए थे, जिसे अर्जुन लड़ रहा था। वैसे तो सभी सबूत रात ही मीडिया ने सबके सामने रख दिए थे, लेकिन अर्जुन ने सभी सबूत फिर से अदालत में पेश किए। चरण और प्रदीप की रिकॉर्डिंग जिसमें उन्होंने खुद को बोला था कि उन्होंने ही विशाल जी, गौरव जी और मनोज जी की जान ली है। कल रात की एक और रिकॉर्डिंग प्ले की गई। उसमें प्रदीप अपना किया हर गुनाह को बोल रहा था। उस रिकॉर्डिंग को देखकर प्रदीप के होश उड़ गए, क्योंकि उसे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं था। लेकिन युवराज मुस्कुरा रहे थे। आखिर प्रदीप को ट्रुथ सीरम देकर सारा सच युवराज ने ही तो उगलवाया था। बीती रात जब युवराज श्रद्धा के साथ खाने के बाद अपने कमरे में बैठे हुए थे, वो अगली सुबह के बारे में सोच रहे थे। जब उनका फ़ोन बजा, उन्होंने स्क्रीन देखी तो दक्ष का नाम फ्लैश हो रहा था। उन्होंने फ़ोन उठाया। हेलो युवराज, सुनो, एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलिए दक्ष। युवराज, हमारे पास सभी सबूत हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्यों ना एक बार प्रदीप के मुंह से सारा सच उगलवा ले। अगर वो अपनी ज़बान से सब कबूल लेगा तो अदालत उसे तुरंत ही फांसी की सज़ा देगी। तो उगलवा लीजिए। ये तो आपके लिए बाएं हाथ का काम है ना युवराज, ये बहुत ढीठ है। कुछ भी कर लूँ मुंह नहीं खोलेगा। तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? तुम्हारा ट्रुथ सीरम। उसे पीने के बाद वो अपने होश में नहीं रहेगा तो हम आसानी से सब कुछ उगलवा सकते हैं, दक्ष ने कहा तो युवराज उसकी बात समझकर बोले, ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। युवराज एक रूम में आए जहाँ बहुत सी दवाइयाँ रखी हुई थी। उनका एक बिजनेस दवाइयों का भी था। साथ ही उन्होंने ड्रग्स के बारे में पढ़ाई भी की थी। युवराज ने एक ड्रॉर में से छोटी सी कांच की शीशी निकाली और उसे अपनी जेब में रखकर बाहर आ गई। वो पहले श्रद्धा के कमरे की खिड़की पर आए और अंदर झांक कर देखा, वो वहीं नहीं थी। वो आगे बढ़े और आस्था के कमरे में झांका तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बेड के हेडबोर्ड से सर टिकाए सो रही थी और उसकी गोद की एक तरफ आस्था और एक तरफ शैंक के सर रखे सो रहे थे। उन्हें सोता देखकर युवराज टेंशन फ्री होकर बाहर आए और वहां चल दिए जहां प्रदीप को रखा गया था। कुछ देर में वो वहां पहुंचे जहां दक्ष, संजय और कुछ ऑफिसर्स उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। संजय, आप भी यहाँ? युवराज ने पूछा। हाँ, मैं भी। जिसकी 2 वजह हैं। पहली कि वो मेरे पापा का कातिल है और दूसरी ये कि इनसे फ़ोन कर करके मेरा सोना हराम कर दिया था, संजय ने कहा और युवराज के पीछे आ गया।
युवराज प्रदीप के सामने बैठे थे। उन्हें देखकर प्रदीप बोला, क्या हुआ, तुम फिर से क्यों आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारी रातें रंगीन नहीं कर पाई तो तुम यहाँ आ गए मुझे किसी के बारे में पूछने? वो मक्कारी से बोला। चटाक करके एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और फिर उसकी कॉलर पकड़कर युवराज बोले, ज़बान संभाल कर बात किया कर। वो ज़िंदगी है हमारी, मोहब्बत है हमारी, और हमारी मोहब्बत का नाम भी तुम अपनी ज़ुबान पर ला सको इतनी औकात नहीं है तेरी, समझा ना? संजय, इंजेक्शन दो। युवराज ने एक हाथ बढ़ाकर इंजेक्शन मांगा तो संजय ने उन्हें एक इंजेक्शन थमा दिया। युवराज ने उसे इंजेक्शन दिया और वापस अपनी जगह पर बैठ गए। कुछ मिनट बाद ही इंजेक्शन का असर उसके ऊपर हुआ और वो किसी रट्टू तोते की तरह अपने सारे गुनाह कबूलता चला गया। चरण की असलियत, धंधे से जुड़े सभी लोगों के बारे में सब कुछ उगल दिया उसने और फिर बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही सबके चेहरे पर गुस्से के भी भाव थे। वो तो उन्हें प्रदीप को मारना नहीं था, वरना अब तक जमीन में 10 फुट नीचे जिंदा गाड़ दिए होते। युवराज वापस विला आए और श्रद्धा के कमरे में जाकर वहीं सोफे पर सबको देखते हुए सो गए। पेला राज के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग उसने अपने पति और बेटे के हर जुर्म में उनका साथ दिया था। सुबह की शुरू हुई कार्रवाई दोपहर तक चली। सभी दलीलें, सबूत गवाह अदालत के सामने पेश किए गए, जिसके बाद जज साहब बोले, ये अदालत लंच के कारण अगले 1 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। लंच के बाद अदालत दोनों ही केसेस पर अपना फैसला सुनाएगी। इतना कहकर वो उठकर चले गए। प्रदीप चरण के पास आया और उसका चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो चरण ने उसका हाथ झटक कर उससे कहा, आप कुछ नहीं कर पाए और आपकी नाक के नीचे उस राठौर और 2 टके की लड़की ने सब बर्बाद कर दिया। मैंने कोशिश की थी, सब कुछ किया था, प्रदीप उसे समझाते हुए बोला। ये थी आपकी कोशिश? सारा सच आपके अपने मुंह से उगल दिया आपने। कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। भाई भाभी ने भी मेरे खिलाफ गवाही दी। क्यों? क्या उन्हें शंकी की जान प्यारी नहीं है? शंकी पिछले 15 दिनों से वहां से गायब है। प्रदीप ने नजरें नीची करके कहा। वाह, मतलब वाह, आप हार गए, सब कुछ खो दिया आपने, रुतबा, पैसा, इज्जत और अब कोर्ट के फैसले के बाद जिंदगी भी। क्योंकि जितने लोगों के खून आपने किए हैं, आपको फांसी से कम सजा नहीं होगी। ना आपको और ना ही मुझे। फांसी के तख्ते पर लाकर खड़ा कर दिया आपने हम दोनों को। चरण ने गुस्से से कहा। बस कुछ देर और फिर सबको उनके केस की सजा मिल जाएगी, शिप्रा ने कहा। सो तो है, तो फिर आज पार्टी? संजय ने पूछा। बिल्कुल नहीं, कल अष्टमी है, फिर नवमी और दशमी। माता की विदाई से पहले कोई पार्टी नहीं होगी। सुभाष जी मना करते हुए बोले। लेकिन डैड, पार्टी करने में क्या प्रॉब्लम है? अर्जुन ने मुंह बनाते हुए पूछा। युवराज और श्रद्धा का व्रत है बेवकूफो, कुछ याद नहीं रहता ना तुम्हें? काकी संजय और अर्जुन के सर पर टपली मारते हुए बोली तो दोनों ने हाँ में सर हिला दिया। लेकिन दशमी के बाद हम जमकर पार्टी करेंगे और आप हमें मना नहीं करेंगे अंकल, रत्ना ने कहा। बिल्कुल, मैं खुद तुम सबको ज्वाइन करूंगा, सुभाष जी मुस्कुराते हुए बोले। अर्जुन, शिप्रा, सब लोग वापस अंदर चले गए। फैसले का वक्त हो गया है, केशव ने आकर कहा तो सब वापस कोर्ट रूम में आ गए और बैठकर जज साहब और उनके फैसले का इंतजार करने लगे। सभी गवाहों, सबूतों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत डोमेस्टिक वायलेंस, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, पहली पत्नी के होते हुए बिना डाइवोर्स की दूसरी शादी में शिप्रा की किडनैपिंग, गर्भ में शिशु का लिंग जांच करवाने, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल ड्रग्स स्मगलिंग में शिप्रा के ऊपर जानलेवा हमला करने और मिस्टर आलोक त्यागी, मिसेस मालती त्यागी, मिस्टर मनोज वर्मा और एक नवजात शिशु की हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए सभी सेक्शन और धाराओं के तहत चरण राज को दोषी पाते हुए उन्हें सजाए मौत सुनाती है। अदालत ये हुक्म देती है कि चरण राज को उसकी मौत तक फांसी पर लटकाया जाए। साथ ही यह अदालत चरण राज की दोनों पतियों की द्वारा दायर की गई याचिका का सम्मान करते हुए और चरण राज से जुड़े उनके रिश्ते से आज़ाद करती है। इसी के साथ प्रदीप राज को करीबन 8 मर्डर के जुर्म में सभी सेक्शन और धाराओं के तहत दोषी पाते हुए सजाए मौत सुनाती है और इसके साथ इससे जुड़े सभी 40 लोगों का ये अदालत इलीगल ड्रग्स स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में सभी सेक्शन के तहत दोषी पाते हुए 10 साल कठिन कारावास और 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाती है। बेला राज को प्रदीप राज के हर गैर कानूनी काम में साथ देने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाती है। इतना कहकर जज साहब ने अपनी कलम तोड़ दी और उठकर खड़े हुए। बाकी सब भी खड़े हो गए। जज साहब शिप्रा के पास आकर उसके सर पर हाथ रखकर बोले, मुझे खुशी है कि ये केस तुम और श्रद्धा जीते हो।
आगे भी ऐसे ही गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना बेटा, क्योंकि सच कुछ वक्त के लिए कमज़ोर पड़ सकता है लेकिन कभी हार नहीं सकता। शिप्रा ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद दिया और वो उसके सर पर हाथ रखकर चले गए। पुलिस सबको वहां से लेकर जा रही थी। दक्ष ने बाहर जाने से पहले एक नज़र मेघा पर डाली, जिसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो उसके पास जाना चाहता था लेकिन फर्ज पहले, इसीलिए वो सभी डॉक ऑफिसर्स के साथ बाहर चला गया। धीरे धीरे पूरा कोर्ट रूम खाली हो गया। वहां सिर्फ युवराज और श्रद्धा बचे थे। युवराज ने बगल में बैठी श्रद्धा के हाथ पर हाथ रखा तो वो उनके गले से लगकर रोने लगी। उसके आंसू युवराज की शर्ट भिगो रहे थे। वो रोते हुए बोली, हम जीत गए मिस्टर राठौर, हम जीत गए। अपने पापा को हमने इंसाफ दिलवा दिया, अपने बच्चे को इंसाफ दिला दिया। हम जीत गए मिस्टर राठौर, हम जीत गए। वो उनके गले से लगकर रोते हुए बोले जा रही थी। युवराज ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो जाइए श्रद्धा, आज तो खुशी का दिन है। आज आप अपने उस अतीत से आज़ाद हो गई जिसने आपको हजारों गम दिए थे। शांत हो जाइए। हम खुश हैं मिस्टर राठौर, हम बहुत खुश हैं। और ये तो खुशी के आंसू हैं, वो उससे अलग होते हुए बोली। युवराज उसके आंसू पोंछते हुए बोले, लेकिन हमें आपकी आंखों में आंसू पसंद नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी हो। उसने मुस्कुराकर कहा तो उसने अपना सर हिला दिया। तो फिर चले एक नई जिंदगी की तरफ। युवराज अपनी जगह से उठे और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोले। कहते हुए उनके हाथ पर अपनी हथेली रखते हुए वो खड़ी हो गई। दोनों हाथ थामे बाहर आए। शिप्रा और अर्जुन मीडिया से घिरे हुए उनके सवालों के जवाब दे रहे थे। जो लोग कोर्ट का फैसला जानने के लिए बाहर खड़े हुए थे, उनके बीच खुशी की लहर थी। पुलिस वैन एक तरफ खड़ी थी जिसमें एक एक करके सबको बैठाया जा रहा था। साथ ही एक ब्लैक वैन खड़ी थी जिसमें अलग से चरण और प्रदीप को लेकर जाना था। मीडिया लगातार सबसे सवाल जवाब कर रही थी। चरण और प्रदीप साथ खड़े थे तो उनके हाथों में हथकड़ी बंधी हुई थी। चरण के बगल में एक इंस्पेक्टर खड़ा हुआ था। चरण ने जब श्रद्धा को युवराज के साथ आते देखा तो उसका खून सुलग गया, तन बदन में आग लग गई। वो अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोला, ये सब कुछ इस राठौर की वजह से हुआ है। ना ये इस लड़के की ज़िंदगी में आता और ना ही आज इस 2 टके की लड़की की वजह से मुझे ये देखना पड़ता। इस राठौर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पागल मत बनो चरण, ये क्या कर रहे हो तुम? प्रदीप ने कहा तो चरण बोला, जो कह रहा हूँ वही करूँगा। वैसे भी 4 खून के इल्ज़ाम में फांसी मिली है तो एक और सही, लेकिन जाने से पहले इस राठौर को ख़त्म करके जाऊँगा। इतना कहकर उसने साइड खड़े इंस्पेक्टर की गन निकालकर सामने उन दोनों की तरफ कर दी। प्रदीप और इंस्पेक्टर दोनों ने ही उनका हाथ पकड़ा, लेकिन चरण ने युवराज की तरफ गन पॉइंट कर दी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि दोनों ही छुड़ा नहीं पा रहे थे। इधर युवराज ने श्रद्धा की तरफ हाथ बढ़ाया। आज तो थाम सकती है ना ये हाथ दुनिया के सामने? तो एक दोस्त की हैसियत से उन्होंने कहा ही था कि श्रद्धा ने पीछे देखा तो उसकी आंखें फट पड़ी और मिस्टर राठौर कहते हुए एक पल के देरी किए बिना उसने सामने धक्का दे दिया। युवराज कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक तरफ गिर पड़े और अगले ही पल फिजा में गोलियां चलने की आवाज़ आई और चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। उस आवाज़ से कोर्ट की छत के ऊपर बैठे परिंदे फड़फड़ाते हुए उड़ने लगे। युवराज जब तक भी कुछ समझ पाते तब तक गोली श्रद्धा के सीने में गहरी धंस चुकी थी। सीने से रिसते हुए खून ने कुर्ती का रंग आसमानी से लाल कर दिया था। युवराज ने अपने सफ़ेद पड़े हुए चेहरे के सामने देखा। चरण हाथों में गन लिए खड़ा था जिससे धुआं निकल रहा था। युवराज ने चीखते हुए अपनी बंदूक निकाली और चरण की तरफ चला दी, लेकिन प्रदीप बीच में आ गया और सारी की सारी गोलियां प्रदीप के जिस्म में समा गई और अगले ही पर प्रदीप कटे पेड़ की तरह गिर पड़ा। वहां खड़े सभी लोग सदमे से वहीं के वहीं जम चुके थे। मीडिया तक में हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। संजय तुरंत गाड़ी लाने के लिए वहां से भाग निकला था। श्रद्धा का नाम पुकारते हुए युवराज ने तुरंत उसको थाम लिया और उसे लेकर बेसुध से बैठ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें क्या नहीं। बस इतना समझ आ रहा था कि उनकी मोहब्बत, उनकी श्रद्धा उनकी बाहों में टूटती हुई सांसों के साथ उनकी गोद में खून से लथपथ पड़ी हुई थी। युवराज उसे देख रही थी और वो प्यार से युवराज को एकटक देख रही थी। उनकी आंखों में आज उसको अपनी आंखों का अक्स दिख रहा था। हाँ, उनकी आंखों का, क्योंकि श्रद्धा को मोहब्बत हुई थी उनकी आंखों से। सांसों की माला टूटती जा रही थी और उसी के साथ श्रद्धा की पलकें ढहती जा रही थी। श्रद्धा ने पूरी ताकत जुटाकर अपनी खून से लथपथ कांपती हुई हथेली युवराज के चेहरे पर रखी तो युवराज ने आंखें बंद कर ली, खुद में समेट लिया। उस पूरी जगह में मनहूस सी खामोशी पसरी हुई थी। ये क्या किया आपने श्रद्धा? श्रद्धा उठिए ना। सुना नहीं आपने श्रद्धा? कहाँ ना उठिए? अब बात नहीं मानेंगे हमारी? चलिए उठिए, बात कीजिए हमसे, देखिए ना हमारी तरफ। उठिए ना श्रद्धा, प्लीज़ उठ जाइए। उसको सीने से लगाए युवराज उसे झकझोर रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थी।
वो कोशिश कर रही थी आंखें खोलने की, पर सारी कोशिश नाकाम हो रही थी। उसकी सांसों की डोर टूटती जा रही थी, ना जाने क्यों, लेकिन फिर एक बार बारिश उनके उस लम्हे की गवाह बनने आ गई। काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। सब बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी और वो उस जगह बीचों बीच श्रद्धा को अपनी गोद में लिए बदहवास से बैठे रही। पानी की बूंदी श्रद्धा के चेहरे पर पड़ी तो उसने हल्के से आंखें खोली। मिस्टर राठौर, आस्था, हम हमारे बच्ची का ख्याल रखिएगा, उसने टूटते अल्फाजों में उखड़ती सांसों के बीच वह मुश्किल से कहा और उसकी अधखुली आंखें एकदम बंद हो गई। कांपती हथेली जो युवराज के चेहरे पर थी वो बेजान से जमीन पर गिर पड़ी। आज युवराज के दिल का दर्द अपनी हर हद पार कर चुका था, जो बर्दाश्त न करने के काबिल था। जिस श्रद्धा का उन्होंने 13 साल इंतजार किया था, आज वो उनकी बाहों में यूं बेजान सी पड़ी थी। उसके सीने में शिद्दत भरी दर्द की लहर उठी और श्रद्धा पुकारते हुए वो चीख पड़े। उनकी उस दर्द भरी चीख से वो पूरा एरिया जैसे हिल गया हो। बारिश से बचकर अपने ठिकानों में घुसे परिंदे भी डरे सहमे से जैसे उनके इस दर्द को महसूस कर रहे हों। वो बारिश दोनों को भिगा रही थी। आज खुशियों की नहीं, तकलीफ की गवाह थी वो बारिश। युवराज के इंतजार और दर्द की इंतहा की गवाह थी वो बारिश। जिस तरह युवराज की आंखों से अनगिनत आंसू निकलकर अपना वजूद खो रहे थे, उसी तरह आसमान से बरसती बारिश की बूंदें जमीन पर गिरते हुए अपना वजूद खो रही थी। वो कभी अपने माथे पर होंठ रखती तो कभी उसकी हथेलियां रगड़ती, कभी गाल सहलाती तो कभी उसे सीने से लगाकर रो पड़ती। उनकी ये हालत किसी से भी नहीं देखी जा रही थी। यूं बिखरता हुआ वो मुंबई का बेताज बादशाह नहीं, एक लुटा हुआ आशिक लग रहा था, जिसका सब कुछ एक ही पल में लुट चुका हो। उनकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी, क्योंकि उनकी गोद में सर रखे, आंखें मूंदे, होठों पर मुस्कुराहट सजाए वो सुकून से सो रही थी। शायद जानती थी कि जिससे उसका दिल बेपनाह मोहब्बत करता है वो उनकी बाहों में है। यूवी, जल्दी इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। होश में आ यूवी, इस वक्त श्रद्धा को हॉस्पिटल लेकर जाना बेहद जरूरी है, को झंझोड़ते हुए संजय ने कहा तो युवराज जैसे गहरी नींद से जागे हों। उन्होंने संजय की ओर देखा, फिर श्रद्धा को देखा। उसके सीने से सर लगाकर वो उसकी धड़कन सुनने की कोशिश करने लगे। धड़कन इतनी धीमी थी कि वो सुन भी नहीं पा रहे थे, बस महसूस कर सकते थे कि हाँ, अब एक उम्मीद बाकी है। युवराज ने अपने चेहरे पर हाथ फिराया और श्रद्धा को गोद में उठाकर गाड़ी के पास आए। संजय ने दरवाज़ा खोला, उसको पीछे सीट पर लिटाकर युवराज उसका सर गोद में रखकर बैठ गए। तुम सब जल्दी पहुंचना, संजय ने कहा और तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी। श्रद्धा, आंखें खोलिए ना, देखिए हम हैं आपके मिस्टर राठौर, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। श्रद्धा, उठिए ना, देखिए प्लीज, एक बार देखिए ना हमारी तरफ। आपने वादा किया था ना कि आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, तो फिर क्यों श्रद्धा, क्यों इतने दूर जाना चाहती है आप, जहां हम पहुंच भी ना सके। प्लीज श्रद्धा, आंखें खोलिए ना, देखिए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा आपको, हम जी नहीं पाएंगे आपके बिना। बहुत जुदाई सही है श्रद्धा, अब और नहीं संभल पाएंगे हम। प्लीज श्रद्धा, हमें छोड़कर मत जाइए। वो उसे सीने से लगाए बोले जा रहे थे। संजय से उसकी हालत देखे नहीं जा रही थी, लेकिन वो मजबूर था। युवराज लगातार उसको पुकार रहे थे, पर वो खामोश लेटी थी। आकर हॉस्पिटल के सामने रुकी। संजय ने कि दरवाज़ा खोलने से पहले ही युवराज उसको गोद में लिए अंदर की ओर भागे। संजय ने पहले ही फ़ोन करके सब रेडी करने के लिए कह दिया था, लेकिन युवराज को ये बात नहीं पता थी। संजय भी उनके पीछे भागते हुए अंदर पहुंचा, जहां डॉक्टर्स की टीम खड़ी थी, पहले ही उसका इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर जल्दी देखिए, इन्हें क्या हो गया, ठीक कीजिए ना हमारी श्रद्धा को। युवराज ने रोते हुए उसको वहाँ रखे स्ट्रेचर पर लिटा दिया और उसकी हथेली थाम ली। डॉक्टर कुछ कहते उससे पहले ही पीछे से आ रहे संजय ने इशारा किया तो डॉक्टर ने कहा, सर आप जल्द से जल्द रिसेप्शन पर फॉर्म भरकर जमा करवा दीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, प्लीज़ जल्दी कीजिए। उनके इतना कहते ही एक नर्स के साथ रिसेप्शनिस्ट भागते हुए युवराज के पास आ गई। उसने हाथ में हॉस्पिटल फॉर्म था। युवराज, डॉक्टर अपनी टीम के साथ उसको ओटी की तरफ लेकर जा रहे थे। वहीं रिसेप्शनिस्ट के साथ चलते हुए डिटेल्स लेती जा रही थी। सर, यहाँ रिलेशन लिखकर नीचे सिग्नेचर कर दीजिए। रिसेप्शनिस्ट ने भरा हुआ फॉर्म युवराज की आंखों के सामने करते हुए कहा। युवराज ने एक ही हाथ से पेन संभाली और हस्बैंड के कॉलम पर सिग्नेचर कर दिए। रिसेप्शनिस्ट को पहले तो बहुत हैरानी हुई और वो कुछ कहने को भी हुई, लेकिन मौके की नज़ाकत देखकर वो चुप रह गई। श्रद्धा की पकड़ उनकी हथेली पर ढीली पड़ती जा रही थी, जिसे वो बार बार कस दे रहे थे। दिल और आंखों में डर समाया हुआ था कि अगर उसका हाथ फिसला तो वो हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। न जाने कौन सा मनहूस लम्हा था वो, जिसने एक पल में दोनों की बेहिसाब खुशी को ग्रहण लगा दिया था, श्रद्धा को मौत के दरवाजे पर भेज दिया था। जैसे ही वो लोग ऊटी के पास आए, नर्स ने उन्हें रोक लिया।
सॉरी मिस्टर राठौर, आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन हमें जाना है उनके पास। प्लीज़ नर्स, हमें उनके साथ रहना है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए ना नर्स, प्लीज़। वो रिक्वेस्ट करते हुए बोले तो उनकी हालत देखकर नर्स की भी आंखें छलक आई। मिस्टर रायज़ादा, मिस्टर राठौर को संभालिए प्लीज़, पेशेंट के पास वक्त बहुत कम है, हमें उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेट करना होगा। मिस्टर राठौर, कोऑपरेट कीजिए, मैम के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, प्लीज़। अब की बार हेड डॉक्टर रिक्वेस्ट करते हुए बोली तो युवराज की पकड़ उसकी हथेली से कुछ ढीली पड़ी, लेकिन उन्होंने श्रद्धा को छोड़ा नहीं। उनकी हालत संजय से देखी नहीं जा रही थी, लेकिन उन दोनों को संभालने के लिए उसने खुद को मजबूत बनाया और युवराज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जाने दीजिए यूवी, उसे उसके पास वक्त नहीं है, लेकिन संजय हमें उनके साथ ही रहना है। कहते हुए एक बार उनकी पकड़ श्रद्धा की हथेली पर कस गई। डॉक्टर ने संजय को बेचारगी से देखा और बोला, प्लीज़ मिस्टर रायज़ादा, इनकी हालत ख़राब हो रही है। डॉक्टर के इतना कहते ही संजय ने एक लंबी सांस ली और फिर पूरी ताकत लगाकर एक झटके से युवराज को अपनी तरफ खींच लिया। इसी के साथ उनके हाथों से उसकी हथेली छूट गई और संजय का इशारा पाते ही डॉक्टर अपनी टीम के साथ उसको लेकर अंदर चले गए। संजय, ये क्या किया आपने? आपने हमें हमारी श्रद्धा से दूर कर दिया। क्यों संजय, क्यों? आपने हमें उनसे दूर क्यों कर दिया? युवराज ने तड़पते हुए संजय से कहा। वो अपने होशो हवास में नहीं थे, पागलों वाली हालत हो चुकी थी उनकी हालत देखकर संजय ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। युवराज छूटने की कोशिश करते तो संजय अपनी पकड़ कसता जाता। धीरे धीरे युवराज का सब्र जवाब देने लगा, आंखों में ठहरी नमी धीरे धीरे गहराने लगी। तभी अर्जुन भी बाकी सबके साथ हॉस्पिटल पहुंचा। युवराज की हालत देखते ही वो उसे भागते हुए उनके पास गया और युवराज के गले से लग पड़ा। कौन कहता है कि लड़के रोते नहीं? लड़कियों से ज़्यादा दर्द तो वो अपने सीने में छुपाए घूमते हैं। उन्हें रोने के लिए सिर्फ एक ऐसे कंधे की ज़रूरत होती है जो बिना उन्हें जज किए उस दर्द को आंसू के रूप में बह जाने दे। ऐसे ही तो कंधे अर्जुन और संजय के थे युवराज के लिए। उनका साथ पाते ही युवराज बेतहाशा रोने लगे। वहाँ खड़े हर इंसान की आंखों में आंसू थे और उन आंसू भरी आंखों से वो ऊटी की जलती हुई रेड लाइट को देखे जा रहे थे। आज युवराज किस कदर खुद को बेबस महसूस कर रहे थे, उसका अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन था। कपड़ों पर खून के धब्बे, गीले बालों से टपक रहा पानी, आंसू से भरा हुआ चेहरा, एक दीवाने की दीवानगी देख वहाँ अपने तो क्या गैरों की भी आंखें छलछला जा रही थी। आज से पहले किसी ने उनकी ऐसी हालत नहीं देखी थी। संजय और अर्जुन खुद को मजबूत बनाए उन्हें कंधा दिए खड़े थे, क्योंकि वो जानते थे कि इन आंसुओं का बह जाना बेहद ज़रूरी है। कोमल और काकी शैंकी और आस्था के साथ घर पर थी और बाकी सब इस वक्त वहाँ मौजूद थे। आस्था अभी भी इस बात से अनजान थे कि किसी की बेवजह की रंजिश के कारण आज उसकी माँ मौत के दरवाजे पर खड़ी है और पिता बुरी तरह बिखर चुका है। युवराज संजय के कंधे पर सर रखे बैठे खाली आंखों से ओटी के दरवाजे की तरफ देखे जा रहे थे। पूरे चेहरे पर आंसू के निशान थे, आंखें पथरा गई थी, हर पल वो अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। और कितनी इम्तिहान लेके ये जिंदगी उनकी जिंदगी के, इस सोच के साथ बाकी सब भी ओटी की तरफ ही देखे जा रहे थे। एक उम्मीद सी थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन किस्मत के आगे भला उम्मीदों का कहाँ जोर चलता है। करीबन 4 घंटे बाद डॉक्टर्स अपनी टीम के साथ बाहर आई। उनके बाहर आते ही युवराज अपनी जगह से उठकर उनके सामने खड़े हो गए। बाकी सबकी नजरें भी उनकी तरफ घूम गई। डॉक्टर ने एक नज़र सबको देखा और फिर अपना मास्क निकालते हुए बोली, अभी पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। गोलियां बिल्कुल उनके अरोटा में लगी थी, जिसके कारण उनके ब्लड सप्लाई वाली नसें ब्लॉक हो चुकी हैं। दिल के आसपास खून के धक्के जम गए हैं, जिन्हें निकालते वक्त उनका काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है। साथ ही उनका हार्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पेशेंट ने खुद की जीने की चाहत छोड़ दी हो। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। अगर अगले 48 घंटों में उन्हें होश नहीं आया तो, कहते हुए डॉक्टर रुक गई। तो क्या डॉक्टर, आप चुप क्यों हो गई? युवराज ने तड़प कर पूछा, जो अब तक खुद को मजबूत बनाए श्रद्धा की हालत के बारे में सुन रहे थे। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखकर बोली, अगर अगले 48 घंटों में उन्हें होश नहीं आया तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि शी कैन लूज हर लाइफ। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए, प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़। युवराज ने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ते हुए याचना भरे लहजे में कहा, सॉरी बट अब सब कुछ उनकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हम उन्हें खो देंगे। डॉक्टर ने एक लंबी सांस लेकर कहा तो सब खामोश हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती वो। खुद में बड़बड़ाते हुए युवराज पीछे की ओर कदम बढ़ाने लगे। संजय ने रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उन्होंने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। नहीं, वो हमें छोड़कर कैसे जा सकती है? एक बार चली जाती है, लेकिन
इस बार हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। बड़बड़ाते हुए वो दीवार से टिककर खड़े हो गए और बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। वार्ड बॉय स्ट्रेचर, डॉक्टर उन्हें देख तुरंत चिल्लाई। यूवी, चिल्लाते हुए संजय और अर्जुन तुरंत उनके पास आ गए। दोनों ने मिलकर उन्हें खड़ा किया और तब तक वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आ गया। तो उन्होंने रॉकी की मदद से उन्हें तुरंत स्ट्रेचर पर लेटाया और रोते हुए उनकी हथेलियां रगड़ने लगी। डॉक्टर ने रत्ना से कुछ कहा और फिर एक तरफ इशारा कर दिया। रत्ना ने जाकर संजय के कंधे पर हाथ रख दिया और उन्हें श्रद्धा के बगल वाले वार्ड की तरफ इशारा कर दिया। संजय और अर्जुन वार्ड बॉय के साथ युवराज को लेकर उस रूम में आ गए। तीनों ने मिलकर उनको बेड पर लिटाया और डॉक्टर ने इंजेक्शन देकर ड्रिप चढ़ा दी। संजय ने उसकी टाई लूज की और जूते निकालकर एक तरफ रख दी। अर्जुन ने उस पर कंबल डाला और फिर डॉक्टर के साथ बाहर आ गए। डॉक्टर ने कहा, शायद स्ट्रेस और थकान की वजह से बेहोश हो गए हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कल सुबह तक होश आ जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। संजय आंसू भरी आंखों से अपने सर पर हाथ रखकर वहीं बेंच पर बैठ गया। अर्जुन भी नम आंखों से दीवार से टिककर नीचे बैठ गया। उन दोनों की हालत बयान करना बहुत मुश्किल था। अपने सबसे अजीज दोस्तों को आज इस तरह जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए देखना उनके लिए खुद की मौत से कम नहीं था। हम आस्था को क्या कहेंगे? इस वक्त उसे सिर्फ युवराज संभाल सकता था और वो भी श्रद्धा की हालत देखने के बाद बिल्कुल टूट गया था। पवन ने अचानक से कहा तो सबको याद आया कि अभी आस्था को तो कुछ बताया ही नहीं गया है। एक काम करो संजय, तुम और अर्जुन वहाँ रुक जाओ और रॉकी तुम सिक्योरिटी का इंतजाम कर दो और बाकी सब घर चलो। वहाँ सब रहेंगे तो संभालने में आसानी होगी, वल्लभ जी ने कहा। लेकिन अंकल, मैं श्री को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं नहीं जाऊँगी अंकल, शिप्रा जिद करते हुए बोली। ठीक है, तुम चारों यहाँ रुको और बाकी सब चलो। और अर्जुन, कोई भी ज़रूरत हो तो एक फ़ोन कर देना। वल्लभ जी दोनों के कंधों पर हाथ रखते हुए बोले और रीटा, रत्ना, छवि, पवन, काका, सुभाष और गुरु के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ गए। आईसीयू के बाहर खड़े होकर श्रद्धा को देख रही थी। संजय भी अंदर जाकर युवराज के पास बैठा हुआ था। बेहोशी में भी उनके होठों से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, श्रद्धा। अर्जुन दीवार से टिककर आंखें बंद किए बैठा था और रॉकी बेबसी से तीनों की तरफ नजरें घुमाकर देख रहा था। रॉकी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वो ठीक हो जाएंगे अर्जुन, मुझे पूरा भरोसा है। उसके यूं कहने पर अर्जुन उसके गले से लग गया और आंखों में ठहरे आंसू गालों पर लुढ़क गए। मेघा कहाँ है? पवन ने सवाल किया। सब गाड़ियों में बैठ रहे थे, तभी मेघा को ना पाते हुए पवन ने सवाल किया। सबने इधर उधर देखा लेकिन वो किसी को भी नहीं दिखी। इस वक्त वो कहाँ गई होगी? पवन, अर्जुन को फोन करके पूछिए ना, कहीं वो ऊपर तो नहीं है? छवि ने घबराते हुए कहा। हाँ, मैं अभी पूछता हूँ, उसने हड़बड़ाकर कहा और अर्जुन को फ़ोन लगाया। अर्जुन ने फ़ोन उठाते ही उसने मेघा के बारे में पूछा लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। उसके ना मिलने की बात सुनकर सब बहुत परेशान हो गए। मैं दक्ष को फ़ोन करके उसे ढूंढने को बोलता हूँ, सुभाष जी ने कहा और उसको फ़ोन लगा दिया। दक्ष अभी अभी युवराज का मैटर निपटाकर फ्री हुआ था। युवराज ने जो सबके सामने प्रदीप पर गोली चलाई थी जिसकी उसकी मौत हुई थी, वो मैटर को हैंडल कर रहा था। उसने हाई अथॉरिटी से बात कर ली थी और मीडिया से भी एक आध जो रिकॉर्डिंग हुई थी उन्हें भी हटवा दिया था। प्रदीप के लिए पहले से ही शूटिंग ऑर्डर्स स्पेशल ऑफिसर्स को मिले हुए थे। सब कुछ सेटल करके और युवराज के सीक्रेट ऑफिस पहुंचकर वो फ्री हुआ था और हॉस्पिटल ही जा रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने सुभाष जी का नाम देखकर फ़ोन उठाया और उन्हें कुछ कहने का मौका दिए बिना बोला, अंकल मैंने सब सॉर्ट आउट कर दिया है, उसी में देर हो गई थी। मैं केशव के साथ हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ। श्रद्धा कैसी है? बेटा उसकी हालत क्रिटिकल है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। युवराज की भी कंडीशन ठीक नहीं है। क्या? मैं अभी आ रहा हूँ अंकल, आपने मुझे उनकी हालत के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? नहीं बेटा, तुम मत आओ। अर्जुन, संजय, रॉकी और शिप्रा को हॉस्पिटल छोड़कर हम सब घर जा रहे हैं। अभी आस्था को कुछ नहीं पता। उन्होंने जल्दी से अपनी बात बोली। उनको कोई ज़रूरत पड़ी तो आप लोग घर जाइए, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, उनके पास ही रुकूंगा। हॉस्पिटल मत जाओ दक्ष, तुम मेघा को ढूंढ दो, वो कहीं नहीं मिल रही। कहीं नहीं मिल रही मतलब ये कि वो पता नहीं कहाँ चली गई है। प्लीज़ दक्ष, मेरे बच्चे को ढूंढ कर ले आओ। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ लूँगा, उसने कहा और फ़ोन रख दिया। वो बाहर आया जहाँ केशव जीप से टिककर खड़ा उसी का इंतज़ार कर रहा था। केशव, तुम मेघा को फ़ोन ट्रस्ट करो अभी, दक्ष ने आते ही कहा। क्या हुआ सर? कहते हुए केशव ने अपना टैबलेट उठा लिया। केशव, मेघा नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं बीच पर जाकर देखता हूँ, तब तक तुम उसकी लोकेशन ट्रेस करो। ओके सर, केशव ने कहा और दक्ष जीप लेकर निकल गया। हेलो सर, मेघा मैम की लोकेशन टोस्ट एंड टॉनिक बार शो कर रहा है, केशव ने दक्ष को इन्फॉर्म करते हुए कहा। क्या? मेघा बार में? दक्ष जो ड्राइव कर रहा था उसने चौंकते हुए कहा। यस सर, वो पिछले 1 घंटे से वहीं है, केशव ने कहा। ओ माय गॉड मेघा, क्या हो गया है तुम्हें? उसने खुद से कहा और गाड़ी टोस्ट एंड टॉनिक की तरफ मोड़ी। थोड़ी देर में वो टोस्ट एंड टॉनिक के सामने खड़ा था। उसने गाड़ी पार्किंग में लगाई और बार के अंदर गया।
पूरा बार में रंग बिरंगी डिस्को लाइट चल रही थी। लाउड म्यूजिक को पूरे शोर शराबे के साथ कोई डांस कर रहा था तो कोई ड्रिंक कर रहा था, कोई रमी खेल रहा था तो कोई बातें कर रहा था। ये एक हाई प्रोफाइल बार था। तक्ष खड़े होकर इधर उधर मेघा को देख रहा था कि आखिर वो कहाँ है। कुछ देर नजरें घुमाने के बाद उसकी नजर जब बार काउंटर पर पड़ी, मेघा वहां बैठी ड्रिंक कर रही थी। तक्ष तेज कदमों से उसके पास पहुंचा। वन मोर, मेघा ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में अटेंडर से कहा। मैम, आप ऑलरेडी बहुत ड्रिंक्स कर चुकी है, अटेंडर उसे समझाते हुए बोला। आई सेड वन मोर मीन्स वन मोर, मेघा थोड़े गुस्से से बोली। बट मैम, अटेंडर बोला ही था कि तब तक दक्ष उसके पास पहुंच गया। उसने पहले अटेंडर से पूछा, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? अटेंडर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा पहले दक्ष को कहीं देखा है। कुछ सेकंड याद करने के बाद उसे याद आया कि उसने एसपी दक्ष को टीवी पर देखा है। वो बोला, यस सर, ये मैम बहुत ड्रिंक कर चुकी हैं, लेकिन मना करने पर मान नहीं रही। दक्ष ने मेघा की तरफ देखा और उसके सामने रखे ग्लास की तरफ देखा। वो बोला, मेघा ये सब क्या है, चलो यहाँ से। मेघा अपनी नशीली आंखों से उसे देखते हुए बोली, अरे दक्ष तुम आओ, बैठो तुम भी, इसके लिए भी एक ड्रिंक बनाओ। वो टेंडर से बोली, मैं यहाँ ड्रिंक करने नहीं आया हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो यहाँ से। दक्ष अपने नास पीते हुए बोला, नो, मुझे कहीं नहीं जाना, आज मैं पार्टी करूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। और पता है, कहते हुए उसने दक्ष को पास आने का इशारा किया तो वो अपना चेहरा उसके चेहरे के पास लाया। वो उसके कानों में बोली, और नए बॉयफ्रेंड बनाऊंगी जो मुझसे ढेर सारा प्यार करे, उस चरण की तरह नहीं जो धोखा भी दे, दर्द भी। कहते हुए उसने उससे दूर हुई और डांस फ्लोर पर चली गई। दक्ष वहीं खड़े होकर उसे देखने लगा। वो समझ रहा था कि चरण को सजा होने का असर मेघा के ऊपर भी पड़ा है। चरण ना सही, लेकिन मेघा ने उससे सच्ची मोहब्बत की थी। वो उसकी बातों में छुपे दर्द का अंदाजा लगा सकता था। वो उसे चेहरे पर मुस्कान लिए नाचते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही वो मुस्कान गुस्से में तब्दील हो गई। वो गुस्से में डांस फ्लोर पर पहुंचा, मेघा को अपनी तरफ खींच लिया। असल में वहां डांस कर रहे लड़कों में से एक बार मेघा से चिपकने की कोशिश कर रहा था। तक्ष के स्टेज पर आते ही लाइट्स डिम हो गई और हल्का हल्का म्यूजिक बजने लगा। मेघा, घर चलो, तक्ष उसके साथ स्टेप लेते हुए बोला। नहीं दक्ष, मुझे नहीं जाना। वो उसके गले में बाहर डालते हुए नशीली आंखों से उसे देखते हुए बोली। क्यों नहीं जाना तुम्हें? उसने उसको रोल करते हुए पूछा। क्योंकि वहां तुम मुझे संभालने के लिए नहीं रहोगे, जब मैं बाहर होती हूँ तुम तभी आते हो। वो उसके करीब आकर बोली। मैं रहूंगा मेघा, हमेशा साथ रहूंगा, अब प्लीज घर चलो। तक्ष उसे मनाते हुए बोला। नहीं नहीं, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। वो जिद करते हुए बोली। तो फिर कहाँ जाओगी? तक्ष ने उसके साथ स्टेप लेते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। लेकर चलोगे ना मुझे प्लीज? वो अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोली। चलो, दक्ष ने कहा। और जैसे ही उसका एक हाथ छोड़ा, वो लड़खड़ा गई तो दक्ष ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो उसे लेकर बाहर गया। मेघा ने उसके सीने में छोटे बच्चे की तरह अपना चेहरा छुपा लिया तो वो मुस्कुरा दिया। वो उसे लेकर जीप के पास आया, दरवाजा खोलकर उसको पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने एक नजर मेघा की तरफ देखा और गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद वो सो गई। उसे देखकर वो मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद जीप लेकर आया, दक्ष के घर के सामने रुकी। उसने पहले जाकर बेल बजाई और काजल ने दरवाजा खोला। वो वापस जीप के पास आया और उसको गोद में उठाकर अंदर लेकर अपने रूम में लिटा दिया। काजल भी उसके पीछे पीछे आ गई। मेघा को देखकर बोली, भाई मेघा भाभी यहाँ? भाभी नहीं है वो तेरी। दक्ष उसके सर पर टिप मारते हुए बोला। नहीं है तो बन जाएगी। काजल उसे आंख मारते हुए बोली, पागल लड़की, कपड़े चेंज कर देना इसके, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वो तो मैं कर लूंगी भाई, लेकिन आप भी अपने कपड़े बदलो, गीले हो गए हैं। ठीक है, कहकर उसने अपने कपड़े लिए और दूसरे रूम में चला गया। उसके जाने के बाद काजल अपने कुछ कपड़े लेकर मेघा के पास आई और उसके कपड़े बदलकर किचन में जाकर दक्ष के लिए चाय बनाने लगी। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो हाथों में चाय का कप पकड़े काजल खड़ी थी। वो मुस्कुराकर कप लेते हुए बोला, हमेशा माँ के जैसे ख्याल रखती है तू। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, उसका ध्यान रखना और अपना भी। ओके भाई। और आप वहां जाकर रोना मत, मुझे पता है कि आप सब युवराज भाई को लेकर कितने पॉजिटिव हो। ठीक है मेरी माँ, दक्ष ने कहा और जीप की चाबी उठाते हुए घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल के उस वार्ड पे पहुंचा। वो जाकर अर्जुन के पास बैठ गया। तू भी आ गया रोने के लिए? अर्जुन ने सर झुकाए हुए कहा। नहीं, मैं रोने नहीं आया, मुझे पता है वो दोनों फाइटर है और इस बार उन दोनों की मोहब्बत जरूर जीतेगी। दक्ष ने मुस्कुरा कर कहा। यार आखिर क्यों? फिर एक बार दोनों को जूझते हुए देखना पड़ रहा है। इतने साल कम थे क्या? अर्जुन अपना सर उठाते हुए बोला। हिम्मत रख अर्जुन, इस वक्त युवराज को हमारी ज़रूरत है, हम लोग कमज़ोर नहीं पड़ सकते। दक्ष ने कहा तो वो उसके गले से लग गया। हर तरफ सफ़ेद धुंध छाई हुई थी। युवराज वहां खड़े इधर से उधर देखते हुए किसी को खोज रहे थे।
वो अभी भी उन्हीं कपड़ों में थे जिनमें श्रद्धा के खून के छींटे थे। निगाहें बेचैन थी और खोज जारी थी। कदम बढ़ाते हुए उनके कानों में चूड़ियों की खनक सुनाई पड़ी तो उनके कदम मुड़ गए। कहाँ हैं आप? क्यों सता रही हैं? सामने क्यों नहीं आ रही? बेचैन हो रहे हैं अब आपके बिना। सांसें टूटती सी महसूस हो रही हैं। सामने आ जाइए ना। खुद से बोलते हुए वो उन आवाज़ों का पीछा कर रहे थे। पायलों के रुंझुन की आवाज़ जब उनके कानों में पड़ी तो चेहरे पर सुकून सा बिखर गया। कदम उस ओर बढ़ गए जो धुन छट गई। सामने का नज़ारा देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट खिंच गई। सामने वो सफ़ेद लिबास में बारिश में भीगते हुए नाच रही थी। हैरानी वाली बात तो ये थी कि जिस तरफ युवराज थे उस तरफ मौसम साफ था और जिस तरफ श्रद्धा थी उस तरफ बरसात हो रही थी। कुछ पल वहीं खड़े होकर उन्होंने उसको निहारा और फिर उसके कदम दूसरी तरफ बढ़ गए। उधर भीगती हुई श्रद्धा की नज़र जब युवराज पर पड़ी तो वो मिस्टर राठौर पुकारते हुए उनकी तरफ भागी। युवराज ने भी जल्दी जल्दी उसकी तरफ कदम बढ़ाए। दोनों के बीच बहुत कम फासला था कि तभी एक जोरदार आवाज़ के साथ अचानक से बिजली गिरी और दोनों के बीच की जमीन दो हिस्सों में बंट गई। युवराज ने कदम रोक लिए लेकिन देखते ही देखते श्रद्धा उस खाई में गिर गई। श्रद्धा चिल्लाते हुए उसका हाथ उनकी तरफ रह गया और उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने इधर उधर नजरें घुमाई तो वो हॉस्पिटल के कमरे में थे। सामने बैठे अर्जुन और संजय उन्हें ऐसे हड़बड़ाते हुए छत से खड़े हो गए और हैरानी से परेशानी से उन्हें देख रहे थे। क्या हुआ युवी, तो चीखा क्यों? संजय ने सवाल किया लेकिन युवराज चुप रहे। इस वक्त वो पसीने में भीग चुके थे। कुछ तो बोल युवी, प्लीज से समथिंग यार, अर्जुन ने उन्हें झंझोड़ते हुए पूछा। तो युवराज धीरे धीरे खुद में बुदबुदाने लगे। वो हमें छोड़कर चली गई है, हमें भी उनके पास जाना है, हमें जाना है, हाँ हमें जाना है। कहते हुए वो बिस्तर से उठने लगे तो संजय ने उन्हें कस के पकड़ लिया। होश में आई हुई श्रद्धा यही है वो, अर्जुन उन्हें जैसे नींद से जगाते हुए बोला। हमें उनसे मिलना है संजय, हमें उनके पास ले चलो प्लीज़ अर्जुन, प्लीज़ हमें उनके पास ले चलो। युवराज उनके गले से लगकर रोते हुए बोले। ले चलेंगे लेकिन पहले तू अपना हुलिया ठीक कर। देख क्या हाल बना रखा है तूने अपना। ये ले कपड़े बदल, चेहरा साफ कर। उसके कमरे में घुसते हुए दक्ष ने कहा। युवराज ने दक्ष को देखा तो उसके माथे पर लकीरें पड़ गई जैसे उन्हें कुछ याद आया हो। उन्होंने फौरन पूछा, कहाँ है वो इस वक्त? तेरे हेडक्वार्टर में है और इंस्पेक्टर चरण के साथ ही है, दक्ष ने जवाब दिया। आज दोनों के जिंदगी का आखिरी दिन होगा। दक्ष गाड़ी निकालो और हेडक्वार्टर चलो। युवराज बेड से उठते हुए गुस्से से बोले। लेकिन युवी तो नहीं जा सकता, अर्जुन ने कहा। आशा तुझसे और श्रद्धा से मिलना चाहती है। श्रद्धा को गोली लगने और प्रदीप के शूट आउट से रिलेटेड सारी रिकॉर्डिंग हमने डिस्ट्रॉय करवा दी है, जिससे उसे अभी कुछ नहीं पता। लेकिन रात को बहुत सारे कॉल्स आए थे उसके। हद से ज़्यादा परेशान है वो, पहले उससे मिल ले फिर। संजय ने कहा। नहीं संजय, पहले उन दोनों का हिसाब होगा, उसके बाद आस्था से मिलेंगे। इतना कहकर युवराज ने जल्दी से कपड़े बदले। चेहरे पर पानी के छींटे मारे खुद को आईने में देखा। लाल आंखें, भावहीन चेहरा। कुछ देर बाद गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत किया और उस कमरे से निकलकर आईसीयू की ओर बढ़ गए। डॉक्टर ने सिर्फ उन्हें ही परमिशन दी थी श्रद्धा से मिलने के लिए। आईसीयू के बाहर शिप्रा को सोते देख कुछ पल के लिए उनके कदम ठिठक गए। शिप्रा के चेहरे पर आंसुओं के निशान थे जो गवाह थे उसकी दोस्ती के। युवराज के सामने वो मंजर घूम गया जब चरण ने उनके ऊपर गोली चलाई थी और श्रद्धा उनके सामने आ गई थी। वो तो गोली उसके सीने में जा लगी थी। खून से लथपथ उनकी जिंदगी उसकी बाहों में पड़ी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और आईसीयू के अंदर आ गए। वो हॉस्पिटल के हल्के नीले रंग के हॉस्पिटल गाउन में खामोश थी, बेजान वो बेड पर लेटी हुई थी। माथे पर पट्टी बंधी थी, हाथों से ड्रिप अटैच थी। मशीनों पर आड़ी तिरछी लाइंस उसके दिल की धड़कनों शोर कर रही थी, जिसे युवराज की धड़कनें बखूबी महसूस कर रही थी। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है जो इनाम है मेरा। मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीं, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। चेहरे की रंगत कहीं खो सी गई थी। पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। वो उसके पास आकर साइड टेबल पर बैठकर उसे एकटक देखने लगे। तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूँ, चाहे तू रहना तू बेखबर, मोहताज मंज़िल
का तो नहीं है ये एक तरफा मेरा सफ़र, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। बस वो ख्वाब सच ना हो, जल्दी वापस आ जाइए श्रद्धा। अधूरा हो के भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल। उन्होंने धीरे से कहा और उसका माथा चूम लिया। बाहर दक्ष उनका इंतजार कर रहा था। वो संजय से सबका ध्यान रखने को कहकर दक्ष के साथ हेडक्वार्टर्स की तरफ निकल गए। जारी है, काम ज़्यादा होने की वजह से इतना ही लिख पाए हैं, लेकिन आज ये सब लिखना काफ़ी दर्द भरा था। आंसू बहते रहे, लेकिन ये दीवान की धारावाहिक का बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा था। बने रहिए हमारे साथ, नहीं तो आगे लिख नहीं पाएंगे।